गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टेट केमिस्ट्री बाई केवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस ब्लॉक धातुओं के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक यानी एस ब्लॉक के इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी आज हम स्टडी करेंगे। यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से या तो आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा या उसका फॉर्मेशन पूछ लिया जाएगा, या बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना क्या होता है, मतलब कुल मिला के यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक होगा। तो देखिए हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो यहाँ पे पहला कंपाउंड है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3 और सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला जो यौगिक है वो है सोडियम का यौगिक, और ये सोडियम के यौगिक हमारे पास दो हैं। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और इसका सामान्य सूत्र NaHCO3 होता है। आपको ध्यान रखना है क्या नाम हो सकते हैं इसके, दो नाम हो सकते हैं। पहला नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा इसी का ही नाम क्या है बेकिंग सोडा, और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा NaCO3। अब देखिए जो दूसरा सोडियम का कंपाउंड है वो है हमारा यहाँ पे Na2CO3.10H2O। इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपको क्या बोलना है Na2CO3.10H2O। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा Na2CO3.10H2O ही क्या होगा धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा सूत्र होगा। या आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र बताइए, तो बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे हमने सामान्य सूत्र की बात कर ली, ये सामान्य जानकारी हो गई। अब देखिए बात करते हैं बनाने की विधि कि ये जो NaCO3 और ये जो Na2CO3.10H2O है इन दोनों को कैसे बनाया जाए। तो देखिए इन दोनों को बनाने की जो विधि है उसे हम बोलते हैं सोलवे प्रक्रम, यानी सोलवे मेथड से हम इन्हें बना सकते हैं, या इसे हम अमोनिया सोडा प्रक्रम भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो बेकिंग सोडा या धावन सोडा है उसको किस विधि से बनाया जाता है, तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए सोलवे विधि या अमोनिया सोडा विधि से बनाया जाता है। अब देखिए ये जो सोलवे विधि होती है यानी ये जो अमोनिया सोडा विधि होती है ये क्या होती है। तो देखिए इस मेथड में हम क्या करते हैं CaCO3 लेते हैं यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा और हमें CaO+CO2 देगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं एक और बॉक्स लेते हैं दूसरा, उसमें हम अमोनिया लेते हैं यानी NH3 लेते हैं। उस NH3 में क्या मिला देते हैं H2O मिला लेते हैं और CO2 उसी में ही ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे अमोनिया में H2O CO2 ऐड करते हैं तो हमें NH4HCO3 मिलता है। देखिए जो ये आपको NH4HCO3 मिला इसमें हम क्या मिलाते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इसके अंदर मिला देते हैं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड इसके अंदर मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा NH4Cl मिलेगा, साथ में NaCO3 मिलेगा। तो NaCO3 है जो अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाएगा, लेकिन हमारे जो काम की चीज़ है वो क्या होगी यहाँ पे NaCO3 होगी और इसे हम साइड में निकाल लेंगे। अब हम इस NaCO3 को क्या करेंगे गर्म करेंगे। जैसे हम NaCO3 को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसे गर्म किया तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O मिला। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई कि हमने एक ही मेथड से दो कंपाउंड पा लिए, यानी सोलवे विधि से हमें NaCO3 भी मिल गया और सोलवे ही विधि से हमें क्या मिल गया Na2CO3 मिल गया। तो देखिए सोलवे विधि में सबसे पहले हमें क्या मिला है NaCO3 जो अवक्षेप के रूप में जमा हुआ, उसके अंदर जब हमने उसमें थोड़ी सी टेम्परेचर दिया, उसे थोड़ा सा गर्म किया तो हमें क्या मिल गया Na2CO3 मिल गया। यानी हमें दोनों ही जो ये कंपाउंड है सोलवे विधि से मिले हैं। और कैसे मिले हैं, पहले CaCO3 लिया,
उसको गर्म किया, जो CO2 निकली उस CO2 को अमोनिया में वाटर के साथ डाला तो हमें NH4CO3 मिला। फिर हमने उसके अंदर NaCl डाला तो फाइनली हमें NaCO3 अवक्षेप के रूप में मिल गया। यानी हमें क्या मिल गया, बेकिंग सोडा मिल गया, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। और इसे हम वापस गर्म करते हैं तो हमें Na2CO3 मिल जाता है, यानी यहाँ पे हमें धावन सोडा भी मिल जाता है। अब देखिए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वैसे ये कंपाउंड और होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। देखिए, पोटेशियम का बाइकार्बोनेट को हम सोलवे प्रक्रम से नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है वो NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की अपेक्षा जल में अधिक विलय होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप NaCO3 को तो सोलवे प्रक्रम से बना सकते हैं, लेकिन पोटेशियम बाइकार्बोनेट KaCO3 को क्यों नहीं बना सकते? तो आपका आंसर होगा यह जल में अधिक विलय होता है। यानी सोलवे प्रक्रम से हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया और सोडियम कार्बोनेट बनाया, जबकि इससे हम KaCO3 यानी पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं बना सकते। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे सोलवे प्रक्रम ख़त्म। अब हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के उपयोग क्या क्या हैं, कहाँ पे हम NaCO3 और कहाँ पे हम Na2CO3.10H2O यानी धावन सोडा और बेकिंग सोडा को कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके उपयोग की। तो देखिए, जो इनका उपयोग है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे NaSCO3 का उपयोग। तो देखिए, जो NaSCO3 का उपयोग होता है वो बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है, जाग युक्त पेय के निर्माण में होता है, अग्निशामक के निर्माण में होता है, अम्ल प्रतिरोधी दवाओं में यानी जहाँ पे अम्लता यानी एसिडिटी दूर करनी होती है उन दवाओं में भी यूज़ होता है। क्योंकि ये जो NaCO3 है वो क्या है, एक प्रकार का क्षारीय है, और जब हमारे जो स्टोमक में एसिड बन जाता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऊपर से क्या देते हैं, बेस देते हैं। तो ये जो NaCO3 वो क्या है, बेस ही तो एक प्रकार का, इसलिए हम अम्ल प्रतिरोधी दवाओं में भी NaCO3 का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अम्ल प्रतिरोधी दवाओं में किसका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए NaCO3 का यूज़ किया जाता है। फिर हम देखते हैं Na2CO3 के उपयोग। तो देखिए, Na2CO3 होता है, इसका उपयोग जो होता है संगलन मिश्रण यानी Na2CO3 प्लस K2CO3 का जो मिश्रण होता है उसमें बनाने में यूज़ होता है। फिर देखते हैं कि Na2CO3 का सेकंड यूज़ क्या है। यहाँ पे सेकंड यूज़ का है, ये जो ग्लास होते हैं, कास्टिक सोडा होता है, अपमार्जक होते हैं, इन सब में किसका निर्माण होता है, Na2CO3 का। फिर है कि लॉन्ड्री एवं जल के जो मृदुलीकरण यानी जल को जो सॉफ्ट बनाया जाता है, हार्ड वाटर से जो हम सॉफ्ट वाटर बनाते हैं उसमें भी किसका यूज़ होता है, Na2CO3। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने में किसका यूज़ होता है, Na2CO3 का। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनने की संभावना है, एक तो अम्लता दूर करने में तो आंसर होगा NaSCO3, और दूसरा है हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाने में किसका यूज़ होता है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा Na2CO3। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनता है, बस उपयोग से आपके ये दो क्वेश्चन बनने की पूर्णतः संभावना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड की। अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, यानी इसे हम क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सामान्य सूत्र से क्वेश्चन बन सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जनरल बात हो गई। अब हम चलते हैं बनाने की विधि क्या होती है, कैसे हम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम को कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसकी बनाने की विधि में चूना पत्थर होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जो चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो हमें CaO प्लस CO2 मिलता है, यानी हमें यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो देखिए, बहुत ही ईजी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे डायरेक्ट गर्म करना है। जैसे ही आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, यानी आपको बिना बुझा हुआ चूना मिल जाएगा, यानी आपको क्विक लाइम मिल जाएगा। अब देखिए, इसके गुणधर्म की बात करते हैं
कि ये इसके क्या क्या गुणधर्म है, यानी ये किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी ये जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, ये H2O के साथ इजीली रिएक्शन कर सकता है। और ये सबसे पहले H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी यहाँ पे ये बुझा हुआ चूना बना लेता है। तो देखिए जब भी हम बुझा हुआ चूना की रिएक्शन देखें तो कैसे बनेगा बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना में हम वाटर ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बुझा हुआ चूना मिल जाता है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है और बुझा हुआ चूना CaOH2 होता है। CaO में H2O मिलाओगे तो क्या मिलेगा हमें, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे हमने जल से क्रिया को देख लिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये किसी भी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो देखिए ये जो होता है वो सिलिकेट के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी ये SiO2 के साथ रिएक्ट कर लेता है। जैसे ही हम CaO को SiO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सिलिकेट मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं। तो कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, CaO प्लस SiO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सिलिकेट। अब देखिए क्या ये फॉस्फेट के साथ भी रिएक्शन करता है, हाँ। जो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो P4O10 के साथ भी रिएक्शन करता है और क्या बना देगा, Ca3PO4 बना देगा। तो अब देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है, ये कार्बन के साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए जो Ca है वो कार्बन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बाइड बना लेता है। यानी जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं पर इसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लगता है, यहाँ पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है। जब हम इसको इतना टेम्परेचर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम कार्बाइड मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैल्शियम कार्बाइड की, कि कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन कैसे होती है, कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम कार्बन के साथ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बाइड मिल जाता है। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड को जब हम आगे अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोलियम, यानी CaCN2। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोलियम किससे बनता है, नाइट्रोलियम का सूत्र क्या होता है, नाइट्रोलियम का सूत्र होता है CaCN2। और नाइट्रोलियम बनता किससे है, जब हम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन NH2 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, CaCN2 यानी नाइट्रोलियम मिल जाता है। अब हम देखते हैं इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ ले सकते हैं। तो देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ होता है वो होता है विरंजक चूर्ण बनाने में। इसकी हम आगे रिएक्शन देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, कैसे हम इसे बना सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड से हम क्या बना सकते हैं, विरंजक चूर्ण बना सकते हैं, यानी विरंजक चूर्ण बनाने में हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ लेते हैं। सीमेंट में भी इसका यूज़ लेते हैं, ग्लास में भी इसका यूज़ लेते हैं और कैल्शियम कार्बाइड आदि के निर्माण में इसका यूज़ लेते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि जो CaO है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो विरंजक चूर्ण में, सीमेंट में, कांच में और कैल्शियम कार्बाइड आदि के निर्माण में इसका यूज़ होता है। फिर देखिए चीनी के शुद्धिकरण में भी इसका यूज़ होता है, यानी जो शुगर होती है उस शुगर को जो हम प्योरीफाई करते हैं, यानी शुगर के जो प्योरीफिकेशन में इसका यूज अच्छे से होता है। अब देखिए NH3CO C2H5OH के निर्जलीकारक के रूप में भी यूज़ होता है। भट्टियों में क्षारीय अस्तर के लिए भी इसका यूज़ होता है और सोडा लाइम के निर्माण में भी इसका यूज़ होता है। अब सोडा लाइम क्या होता है, जब हम NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड CaO मिलाते हैं तो इस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूर्ण यानी बिना बुझा हुआ चूना पूर्णतः कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो अगले कंपाउंड हैं उनकी बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।